हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मैं हूं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन। दोस्तों, आज एक दफा फिर हमारे साथ मौजूद हैं इंडिया से अभिषेक मिश्रा जी। मैं अक्सर भूल जाता हूं, इनको मैं शर्मा कह देता हूं और बाद में मुझे याद आता है ये मिश्रा जी है। तो वेलकम टू द शो। मिश्रा जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं? जी जी जी, आपके सभी नमस्ते। दर्शकों को हमारा राम राम, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। और अब आप चौधरी हैं, आप चाहे मिश्रा कह लें या शर्मा, मानेंगे तो हम सब कुछ आप ही हैं मालिक। अच्छा मिश्रा जी, एक पहले मैं आपको बता दूं कि एक बड़ी पाकिस्तान के अंदर डेवलपमेंट हुई है। हमने कल से ये देखें 4-5 प्रोग्राम मैंने भी किए, आपने भी किए हैं। जो पाकिस्तान की जो यूनिवर्सिटीज थी उसके अंदर होली को बैन कर दिया गया था, आपको पता होगा। तो हमारी ये जो सारी एफर्ट थी, हमारी कोशिश थी हुकूमत के ऊपर, जो हमने एक प्रेशर बिल्ड किया था, उसकी वजह से आज जो नोटिफिकेशन जो है हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से जारी किया गया है, और अपने पिछला जो कल का नोटिफिकेशन था उसको उन्होंने खत्म कर दिया है। और अब से दोबारा से आप जो हमारे हिंदू भाई हैं वो यूनिवर्सिटीज के अंदर होली को मना सकेंगे। तो कैसे, पहले ये थोड़ा सा इसके ऊपर आप बात करें, फिर आगे एक और डेवलपमेंट है उसके ऊपर हम बात करेंगे। अब चलिए, बधाई हो। डर के ही सही, इसी को कहते हैं सोशल प्रेशर, इसी को कहते हैं प्रेशर ग्रुप, इसी को हम्म। कहते हैं डेमोक्रेसी। जो भी आपके हम्म। यहाँ है उसका ही हम्म। प्रेशर था। अदरवाइज अगर ये जनता की कोई वैल्यू ना होती तो क्या ही होना था। मगर ये देखिए, इसको हिंदुओं का त्योहार कहना ठीक नहीं है। होली दुनिया भर में हम्म। खेली जाती है। मैं जर्मनी में था हम्म। तो हम्म। जर्मन खेलते थे हमारे साथ होली। बकायदा वो लोग ना 10 यूरो की टिकट रखते थे, पूरा होली सेलिब्रेट होता था। और एक 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 ये इस खित्ते का गर्व है, समझ रहे हैं आप, ये हेरिटेज है हमारी। जी। ये ये खेला जाता है जब आपका नया वर्ष आता है, बैसाख होता है, उसके हिसाब हम्म। से इसका इसका देवता देवी से कोई लेना देना नहीं है। अब ऐसे तो आप हम्म। हर चीज को देवी देवता से जोड़ दे कि ये पूजा है वो पूजा है, भाई शिर्क हम्म। मना है ना। ये शिर्क जी। का तो नतीजा नहीं है। तो अब हम्म। क्या ही बताएं, चलें। अब जो है जैसा है यही है। भाई, और बहुत बहुत बधाई आपको। इस तरह के त्योहार में अगर मुसलमान खुलेआम यहाँ पर शिरकत करना शुरू कर दे, तो आप समझ लें कि पाकिस्तान में इस्लाम को खतरा हर वक्त रहता है कि यहाँ हमारे मुल्ला हैं या दीगर जो हैं लोग, वो फिर इस पे अटैक करेंगे मुसलमानों को। ये देखें जी, ये हिंदुओं के त्योहारों में शिरकत करते हैं, कि जैसे कि एक दफा पहले भी हमारे बिलावल भुट्टो भी एक दफा गए थे हिंदू भाइयों के त्योहार में, उनके ऊपर भी काफी यहाँ पर बाद में उनको क्रिटिसाइज किया गया। और इस तरह की चीजें यहाँ पाकिस्तान में आम चलती हैं। तो इसलिए मुसलमान भी डर के मारे, देखिए, अगर मेरा दिल भी कर रहा होगा ना मैं आपके साथ या आपके त्योहार में शरीक करूं, लेकिन मैं डर जाऊंगा कि भाई ये पाकिस्तान के अंदर जैसे भी है, किसी के ऊपर कोई भी इल्जाम लगा के उसको मारना मामूली सी बात है। तो हर बंदा अपनी जान को महफूज बनाने के लिए वो डरता है यहाँ नहीं, बिल्कुल वो बात तो है ही है ना। पर क्यों ऐसा जान को मार देना छोटी छोटी बातों पे, किसी भी चीज के लिए, किसी चीज, मतलब क्या सबसे बड़ी चीज एकमात्र एक पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं जब सेंट्रल एशिया में था, वो नवरोज मनाते हैं भाई। पे। मैं आपको उसकी फोटो भेजूंगा, पूरा शहर आया हुआ था, नवरोज के गाने हो रहे थे, उसके बाद हाँ। म्यूजिक, लाउड सॉन्ग, लड़कियां एकदम से अल्ट्रा मॉडर्न ड्रेस में, सब कुछ। तो आप ये बताइए कि ये जो आपका ये कॉन्सेप्ट है कि हिंदुओं का त्योहार है होली, तो नवरोज किसका त्योहार है? अच्छा। तो भाई मुजफ्फर भाई, असल में हुआ ये ना, अब कैसे बताइए, बहुत हिस्ट्री में ले जाना पड़ेगा कि ऐसी सोच क्यों बनी। त्योहार किसके होते हैं? मैं क्रिसमस में बहुत खुश होता हूँ, मुझे ईद की भी खुशियां मिलती हैं। क्या बुराई है भाई? ईद एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। ईद में जाकर के आप सेवैयां खाएं, आप लोगों को मिलें, बड़ों को ईदी दें, सॉरी, छोटों को ईदी दें, बड़ों से गले मिलें, और उसके बाद अच्छे कपड़े पहने, नए कपड़े पहने, और क्या चाहिए आपको? तो इसलिए मैं बस इतना ही कहूंगा आपको कि देखिए, ये जो अप्रोच है, इसको बदलने की जरूरत है, खुलापन लाने की जी। जरूरत है। बिल्कुल। सेंट्रल एशिया से क्या इस्लाम गायब हो गया? या ये थोड़ा सा लिबरल हो जाने से इस्लाम आपका खतरे में आ जाने वाला है? कुछ नहीं होगा। आप सोच खुली करो, इबादत करो, पूजा पाठ करो, मिक्स करके जैसे भी रहना है यार, पर्सनल अकीदा बनाओ ना। अब आप इसको कम्युनिटी का अकीदा बनाना चाह रहे हो, दिक्कत यही हो जा रही है। हम्म। आप इसको कम्युनिटी का अकीदा बनाना चाह रहे हो, आप सोचो कि हम लोगों के ऊपर कंट्रोल करके रखें, वो नहीं हो पाएगा। जी। उसके लिए आपको जमहूरियत नहीं चाहिए, फिर आप उसके लिए आमरीयत में जाएं। लोगों को हक देंगे तो लोग तो रिवोल्ट कर देंगे।
आप चाहते कि लोग सिटीजन भी बने, इंडिविजुअल, डेमोक्रेसी में इंडिविजुअल इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि उसका वोट होता है, जो कम्युनिटी में इंडिविजुअल इंपॉर्टेंट होता है, क्या राजा इंपॉर्टेंट होता है? इंडिविजुअल की कोई वैल्यू नहीं होती है उसके लिए। आप मिक्स ना करें, आप खोलें, अपना कल्चर रिकॉग्नाइज करें, अपने लोगों की इज्जत करें, अपने पास्ट की इज्जत करें। आपका अकीदा अलग है, कितना मुश्किल है इसमें क्या करना? खुलने में क्या मुश्किल है? दिमागों को तो आज नहीं तो कल खोलना ही है आपको। जितनी बिल्कुल बात आपने सही सही कहा। सारे देखें, आप सेंट्रल एशिया की मिसाल भी हमारे सामने है, यूएई की मिसाल, वहां पर देखें एक जबरदस्त किस्म का मंदिर बनाया गया, आपने देखा होगा, वीडियो देखी होगी। सऊदी अरब के अंदर मंदिर बन गए हैं। अब यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर जो है इस तरह की कोई भी चीज नहीं। यहाँ पर अगर पहले मंदिर मौजूद भी थे तो वो अब उनको गिरा दिया गया है, या वहां पर इतनी, अब मैं एक मंदिर था जिसको कुछ सालों पहले उसको गिराया गया था कुछ इस तरह के इल्जाम लगा के। उसको दोबारा से जब बनाया गया है तो वहां पर पुलिस भी खड़ी है और रेंजर्स भी मौजूद है, ऑन ड्यूटी वहां पर लोग हैं। तो जो बंदा, अब मैंने वहां पर जाना था विजिट करने के लिए, तो मुझे वहां पर चेकिंग से गुजरना पड़ा और अपना नाम लिखाना पड़ा, फिर बताना पड़ा कि मैं इस मकसद के लिए आया हूँ। फिर वहां पर हिंदू जो कम्युनिटी के बड़े थे उनको साथ लेकर मैं मंदिर के अंदर, तो इतनी सख्त सिक्योरिटी के अंदर उस मंदिर को मैंने विजिट किया। तो आम बंदा तो वहां पर जा ही नहीं सकता, कि वो कैसे जाएगा इबादत करने के लिए या पूजा अपनी करने के लिए। तो एक माहौल नहीं है पाकिस्तान के अंदर, एक जिस तरह आप बोल रहे हैं कि लोगों के अंदर एक तंग नजरी है कि सब यही चाहते हैं कि मेरी जो मस्जिद है वो आबाद हो, लेकिन अगर मेरे इधर इलाके के अंदर कोई मंदिर है तो वहां पर कोई ना पहुंच सके। माजरत के साथ ये यहाँ पर हकीकत है। चले, ये इसके ऊपर तो हम बहुत ज्यादा पहले भी बातें कर चुके हैं। आज हमें आपसे थोड़ी सी बात करनी है। अमेरिका के अंदर मोदी जी जो है विजिट पर हैं और वहां पर बहुत ही शानदार उनका इस्तकबाल भी हो रहा है। वो बहुत वहां पर उनकी मीटिंग भी जा रही है, जैसे कि आपने देखा कि वो एलन मस्क के साथ उन्होंने मीटिंग की और उन्होंने बाद में जो स्टेटमेंट दी। एक और अहम वहां पर उनकी मीटिंग हुई है जनरल इलेक्ट्रिक के साथ, जो आपको पता है कि तेजस मार्क टू जो आपका एक तैयारा है, फाइटर जेट है, उसके लिए इंजन की डील हुई है। जो F414 इंजन जो है उसके जो प्रोडक्शन प्लांट्स है वो अब इंडिया के अंदर ही लगेंगे और इंडिया के अंदर ही वो तैयार होगा। और ये बहुत बड़ी एक डेवलपमेंट है। इंडिया जैसे अपग्रेड कर रहा है अपने एयरफोर्स को, तो बहुत एक अचीवमेंट है एक खित्ते के अंदर जब पाकिस्तान और चाइना मिलकर JF थंडर बना रहे हैं, और जिसको इतनी मकबूलियत या शोहरत नहीं मिली जिस हिसाब से आपके तेजस जो है और इस तरह के दूसरे जो आपके तैयारे हैं, और आपको ऑर्डर्स भी मिल रहे हैं, सारा कुछ उसको अपग्रेडेशन का जो ये आपको एक अब एक अपॉर्चुनिटी मिली है, उसको आप कैसे देख रहे हैं ये सारी अचीवमेंट को जो इंडिया ने ये हासिल की है? देखिए, ये तो मोदी जी ने एक्सेप्ट किया, ये तो मैंने कहा कि दिस इज अ वेरी स्मॉल स्टेप, बहुत सोच समझ के लिया जा रहा है। क्योंकि देखिए, ये जो जॉइंट प्रोडक्शन की बात थी, ये राफेल के साथ भी थी। इस पे हमारी पुरानी गवर्नमेंट ने मोदी सरकार के ऊपर इल्जाम भी लगाया कि इन्होंने ऑफ द शेल्फ खरीद लिए थे 36 जो हमारे लड़ाकू हवाई जहाज थे, और उन्होंने उसके लिए जो मैन्युफैक्चर करना था, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना था, वो नहीं करवाया। खैर, वो बात आई गई हो गई। अब यहाँ पे उसके बाद लॉकहीड मार्टिन ने कहा कि हम पूरा F-20 F-18 लाने को तैयार हैं। उसके बाद अब ये जो ना बहुत सिग्निफिकेंट स्टेप है, छोटी स्टेप है, जानबूझ के ली गई है, क्योंकि देखिए रशिया भी उधर वो कह रहा है कि हम सुखोई आपके साथ फिफ्थ जो है ना हाफ जनरेशन या जो उसके बाद का जनरेशन है वो हम आपके साथ ज्वाइंट तैयार करना चाहते हैं। तो इंडिया के लिए इतना आसान रास्ता नहीं है ये जो हुआ है। ये इंडिया को भी कुछ बहुत सेक्रीफाइस करके देना पड़ेगा, जो सुनने में साउंड कर रहा है कि इट्स अ बिग अचीवमेंट, बट ये इतना आसान डील या मेमोरेंडम नहीं रहा होगा। क्योंकि देखिए, एक बात तो ये माननी पड़ेगी कि एज फार एज जेट इंजन गोस, ये इतने पावरफुल जो इंजन है, जी इज वर्ल्ड लीडर इन दैट। कोई इनके जैसा इतनी कैपेसिटी का इंजन नहीं बना पा रहा है। हमारे यहाँ कावेरी इंजन की बात हुई थी LCA के लिए, LCA यानी कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जिसको आप तेजस कहते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उसका नाम तेजस रखा था। तो उसके लिए कावेरी की तैयारी हुई थी, बट कावेरी उस तरीके का सक्सेसफुल इंजन नहीं बन पाया। तो जीई जो है वो आज की डेट में लीडर है, और मार्क 2 का बना रहा है, तो इट्स अ बिग डील। हालांकि आज की डेट में तो मार्क 3 और ये सब चल रहे हैं, उससे भी एडवांस लेवल के चल रहे हैं इंजन। बट द पॉइंट जी। इज दैट ये टफ है।
इंडिया के लिए ये इतने ज्यादा ऑप्शन खुले हुए हैं कि ये थोड़ा सा मतलब मोदी सरकार को भी जो ये वो कर रहे हैं, स्लो एंड स्टेडी स्टेप ले रहे हैं, वरना और भी बड़े बड़े वो कार्य वो चाहते तो अमेरिका सब देने को तैयार है, क्योंकि अमेरिका को पता है कि वो इस इलाके में यदि ये रशिया और चाइना और ये बन गया अलायंस, तो फिर उनका ये सारा का सारा टेक्नोलॉजी कौन खरीदेगा? वेस्ट और यूरोप। बाकी किसी के पास खरीदने की क्षमता थोड़े है, बाइंग कैपेसिटी भी तो होनी चाहिए ना। तो ये छोटा छोटा, और प्लस जो बाकी कंट्री है वो उतना सिग्निफिकेंट नहीं है। तो इसलिए ये जो डील हुई है इसका तो बहुत वेलकम होना चाहिए। इट्स अ गुड डील। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगी, कैपेसिटी बिल्डिंग होगी, और हमारा जो कावेरी है उसको बनाने में बहुत मदद मिलेगी, क्योंकि सीखेंगे हम जीई के साथ टेक्नोलॉजी, जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी है इससे रिलेटेड। तो मोदी जी के लिए तो बहुत है। अभी आप देखिए एक और भी चल रहा है, मून मिशन, कंबाइंड मून मिशन, जो मैन मिशन, मतलब मैंड मून मिशन की मर्द आदमी भेजेंगे, औरत भेजेंगे, ह्यूमन भेजेंगे, इंडिया और अमेरिका साथ मिलके। ये बहुत बड़ी चीज है। एक समय अमेरिका मॉक करता था इंडिया को सुपर कंप्यूटर देने से मना कर दिया था राजीव गांधी के समय में। अमेरिका ने कहा था हम नहीं देंगे ये टेक्नोलॉजी आपको। आज वो सब दे रहे हैं। ऐसा क्यों? उसका कारण ये है कि जो ये न्यू जियो पॉलिटी के इक्वेशंस उभरे हैं दुनिया में, फ्री वर्ल्ड को जो झटका लग रहा है, और जो रशिया ने यूक्रेन में किया, उससे ये बात तो पता चल गई कि ये जो वर्ल्ड पावर का कॉन्सेप्ट था कि अमेरिका एक मोनो सुपर पावर है और जो चाहे वो कर सकता है, उसको वो तो खत्म हो गया। नहीं रोक पाए ना रशिया को। यूक्रेन कोई छोटी मोटी कंट्री नहीं थी भाई। यूक्रेन बहुत एडवांस कंट्री थी और काफी बड़ी कंट्री थी, और सिग्निफिकेंट मेंबर यूरोप का कंट्री था। तो ये सारा का सारा जो आप देखते हैं नेशन बेस्ड स्टेट, इसकी शुरुआत तो यूरोप से हुई। तो यूरोप में पिछले कई दिनों से कोई टेरिटोरियल डिस्प्यूट नहीं हुआ था। यूगोस्लाविया में जो डिस्प्यूट हुआ था वो टेरिटोरियल नहीं था, वो एक एथनिक डिस्प्यूट था मुस्लिम्स वर्सेस सर्ब्स के बीच में, ठीक है ना, अल्बेनियन। तो अब ये जो हुआ है, ये जब रशिया घुस गया यूक्रेन में टेरिटोरियल एम्बिशन के नाते, ये तो इनको खतरा हो गया, क्योंकि इनका जो नया जियो पॉलिटिकल वर्ल्ड ऑर्डर है उसमें जिसका पिवट है टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, कि आपकी टेरिटरी इनवॉयलेबल है, और ये कंडीशन है परपेचुअल पीस की, कि अगर हम एक दूसरे की टेरिटरी का सम्मान करेंगे, उसके अंदर हम मुदाखलत नहीं करेंगे, किसी भी तरीके की जो है दखल अंदाजी, चाहे मिलिट्री हो, चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे सोशल हो, चाहे वो हो, आप समझ रहे हैं। तो ये जो सैंक्टिटी थी इसको रशिया ने तोड़ दिया। क्या कर पाया नेटो, और क्या कर पाया यूएस? कुछ नहीं कर पाए वो। तो इनको ये एहसास हो गया है कि ये जो लिमिटेड इनकी एबिलिटी है, और सिर्फ वेस्ट को साथ लेके चलने से ये दुनिया पर रूल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वेस्ट अगर सिर्फ साथ होता है, यानी कि ईयू प्लस अमेरिका, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। बिकॉज ईयू भी आज की डेट में उन्होंने 4-5 जनरेशन में अपने लोगों को ऐसा बना दिया है, अब वो वॉर नहीं लड़ना चाहते। एक समय यूरोप जो था उसने बहुत मारकाट मचाई है, पर ये देखिए यही होता है जहन साजी। उन्होंने 5 जिसे कह लिए जनरेशन में ऐसे बच्चे 45 के बाद बच्चे पैदा किए हैं जो नहीं लड़ना मरना चाहते, जो वॉर से नफरत करते हैं ह्यूमन राइट्स के बेसिस पे। वो जिसको वो ह्यूमन राइट्स कहते हैं, ह्यूमन राइट्स का मतलब नेशन और कम्युनिटी से अलग एक इंडिविजुअल की लाइफ को इंपॉर्टेंस दे दी उन्होंने। यही है ह्यूमन राइट, और कुछ ह्यूमन राइट नहीं होता है। दैट एन इंडिविजुअल इन इंपॉर्टेंट, उसकी कम्युनिटी इंपॉर्टेंट नहीं है। वो अपनी कम्युनिटी छोड़ना चाहता है, छोड़ दे, वो इंपॉर्टेंट है। पहले क्या होता था, कम्युनिटी इंपॉर्टेंट है, तुम छोड़ोगे तुमको वाट लगा देंगे, चाहे वो नेशन हो, चाहे वो किसी और तरीके की कम्युनिटी हो। तो ये बात वेस्ट को समझ में आ रही है ना, कि इन ऑर्डर टू कीप दिस वर्ल्ड ऑर्डर इंटैक्ट, इंडिया इज अ मेजर अलाई, और उनके साथ कोई नहीं है। चाइना और रशिया उनके पाले में आने से रहे, क्योंकि वहां पे वो डेमोक्रेसी नहीं है, फ्री वर्ल्ड नहीं है। इट्स बेसिकली अ डिस्प्यूट और अ वॉर बिटवीन फ्री वर्ल्ड एंड कंट्रोल्ड वर्ल्ड। खुले अच्छा समाज। अभिषेक भाई, एक यहाँ पर सवाल पैदा होता है। आपने जो पहले बात की कि टेक्नोलॉजी की, कि इंडिया जो भी कहीं से भी कोई भी एग्रीमेंट कर रहा है, तो ये वहां पर टेक्नोलॉजी की बात क्यों वहां पर होती है कि जी आपने हमें टेक्नोलॉजी भी शेयर करनी है? उसके क्या रीजन है इसके पीछे? आप दो चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं। एक तो आप कह रहे हैं कि जी जो चीज भी बननी है उसके प्रोडक्शन प्लांट इंडिया के अंदर होना चाहिए, और बाद में ये भी आप शर्त रख रहे हैं कि जी आपने जो है हमें टेक्नोलॉजी भी शेयर करनी है। इसके पीछे क्या है? आप ये चाह रहे हैं कि आप बाद में जब आपका एग्रीमेंट खत्म हो तो आप खुद अपने तौर पर वो सारी चीजें बना सकें?
क्या इसके पीछे लॉजिक है आपकी? देखिए, आप एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और आप उसका जो है खाना खा के चले आते हैं, ठीक है। दूसरा ये कि आप जब आप रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आप कहते हैं पूरा रेस्टोरेंट ही हमें बेच दो, तो रेस्टोरेंट वाला आपको रेस्टोरेंट की बिल्डिंग बेचता है, पर जो उसकी रेसिपी है वो लेके चला जाए, तो आप वो रेस्टोरेंट की बिल्डिंग का क्या कर लेंगे? तो आप पहला वाला एग्जाम्पल है जब आप सिर्फ कंज्यूमर हैं, आपकी कोई हैसियत नहीं है। लेकिन जब आप बड़े कंज्यूमर बनना चाह रहे हैं कि आप सिर्फ खाना नहीं खरीदना चाह रहे हैं, आप रेस्टोरेंट खरीदना चाह रहे हैं, तो ये है कि रेस्टोरेंट तो खरीद लिए, पर वो रेसिपी लेके कहीं और चला गया और आपको उस रेसिपी को बनाने ही नहीं आता है, तो रेस्टोरेंट लेके आप क्या करेंगे? तो पॉइंट ये है कि जब हम आपसे सामान खरीद रहे हैं तो हम उसका सब कुछ खरीदेंगे। कल को हमारे में टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम आ जाए और आपको हम फोन करते फिर भैया इसका ये पुर्जा नहीं मिल रहा है, इसका वो नहीं मिल रहा है, उसका वो वाली टेक्नोलॉजी बताओ हमें, वो कह रहे हैं हम नहीं देंगे, तो सामान तो हमारे लिए यूजलेस है। और हम कल को आपको जाएं तो आप फिर रॉयल्टी मानोगे, लीगल इश्यूज क्रिएट करोगे कि इसकी रॉयल्टी दो, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इसका है, वो हम नहीं वो कर सकते। तो व्हेन यू से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर इज बेसिकली आईपी ट्रांसफर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के मुद्दे ना बने। आप आईपी जो है उसको आप पूरा देना है सामान के साथ। आप कहते हैं ना कि किसी को खाना दो या किसी को मछली दो या मछली का शिकार कराना बना तो बता दो, ये वही एग्जांपल है। तो हमारे यहाँ शुरू से रहा है कि जब हम कोई चीज खरीदते हैं तो सबसे पहले उसके साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी करवाते हैं। यही फर्क है पाकिस्तान और इंडिया का। मैं यहाँ पर आपको बताऊं कि फर्क यही है कि हम सिर्फ चीज खरीदते हैं और बोलते हैं कि ये इंपोर्ट कर लेते हैं, और आप तो एंड तक पहुंचते हैं, बोलते हैं कि जी हमने एक तो इंपोर्ट नहीं करना, हम अपने मुल्क में तैयार करेंगे, और दूसरा उसकी टेक्नोलॉजी भी खुद कहते हैं कि जी हमारे साथ वो शेयर होनी चाहिए। यही बेसिक फर्क है आपके आगे जाने का। आप इस वक्त अगर मैं कहता हूं कि 5वें नंबर पर है, तो ये 5वें नंबर पर नहीं है, मैं आपको नंबर 1 पर देख रहा हूँ आइंदा आने वाले कुछ सालों के अंदर। तो आप सबको पीछे छोड़ जाएंगे जिस तरह आपकी प्रोग्रेस है, या जिस तरीके से आप लोग मेहनत कर रहे हैं और आगे बढ़ने की लगन है आपके अंदर। और हम ये देखें यहाँ पर हमारी यही कोशिश, हमारे सुई तक जो एक सुई है वो भी हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं, और कभी हमारे जहन में ये ख्याल नहीं आया कि हमारे मुल्क के अंदर इसका प्लांट लगे, ये सुई हमारे मुल्क के अंदर तैयार हो सके। नहीं, देखिए उसको आपने थोड़ी सी एनालिसिस ना वो हो गई। देखिए ऐसे आपको समझना पड़ेगा, नंबर 1 कि आप कभी कुछ खरीदे नहीं है, आपको फाइनेंस किया जाता है। पहले तो शुरू में मुफ्त में मिले, जब आपने सीटो सेंटो की मेंबरशिप ले ली, कम्युनिज्म के अगेंस्ट में लड़ाई लड़ने के लिए आप जाके अमेरिकन पाले में बैठ गए। आपने कहा कि हम कम्युनिज्म से आपकी लड़ाई लड़ने में साथ देंगे, हम आपका क्लाइंट स्टेट बनेंगे, तो आपको जितने मिलिट्री हार्डवेयर मिले वो तो आपको उसमें मिले ना। कोई आपने, यू आर नॉट अ क्लाइंट, यू आर नॉट अ कस्टमर, यू आर एन अलाई, तो आपको अलायंस में मिले वो। वहां पे कोई कंज्यूमर और कॉन्ट्रेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग थोड़ी थी कि भाई ये खरीदेंगे हम अपने हिसाब से यूज करेंगे। आपको जितने भी जब हथियार खरीदे बेचे जाते हैं तो उसमें कंडीशन लगाती है कि आप किसके अगेंस्ट में यूज करेंगे, किसके अगेंस्ट में नहीं यूज करेंगे। तो आपको जब F-16 दिए गए थे तो ये कंडीशन लगाई गई थी आप किसी डेमोक्रेटिक कंट्री के अगेंस्ट में यूज नहीं करेंगे। तो इस तरीके से जब आप एक कंडीशन से रिलेटेड या प्री कंडीशन अगर आप हथियार खरीदते हैं तो उसको आप फ्रीली यूज नहीं कर सकते ना, आपके साथ इतने राइडर होते हैं। और आप अगर उसका वायलेशन करेंगे तो उसका वेपन का अपग्रेड नहीं मिलेगा, आपको दोबारा फिर ब्लैकलिस्ट कर देंगे, और भी चीजें होंगी आपके साथ, सैंक्शंस लग जाएंगे, और भी चीजें होंगी, क्योंकि तो बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी के वो वेपन्स होते हैं। और दूसरी चीज की उसके बाद अगर आपने जब अमेरिका से अपने संबंध खराब भी किए तो अमेरिका आपको जो वेपन देता था, वेपन भी देता था, पैसा भी वही देता था कि हम फाइनेंस कर रहे हैं तो हमको टुकड़े टुकड़े में दे देना। वो फाइनेंस भी वो जो आपको वो देता था, क्या नाम है, दूसरे जो एड वेड आते थे उसी में से आप वो पैसा वापस करते थे। तो बेसिकली आपको फ्री में मिलता था। यू नेवर वेंट एज अ एम्पावर्ड कस्टमर। जो एक एम्पावर्ड कस्टमर होता है ना, वो जाके बोलता है भाई हम ले रहे हैं, हमको सब चीज दो, हमको इसका आईपी दो, हमको ये दो, हमको पूरा का पूरा आइटम चाहिए। कुछ ये नहीं कि हम खाली सामान लेके चले आ रहे हैं। अगर हम मैकबुक ले रहे हैं तो फिर पूरा मैकबुक का साइंस, इंजीनियरिंग, कॉमर्स सब ले रहे हैं हम उसका। तो ये हमारी शुरू से अंडरस्टैंडिंग रही है। हम ऑफसेट क्लॉज भी लगवाते हैं कि अगर हम आपसे 1000 करोड़ का बिजनेस कर रहे हैं तो आपको 100 करोड़ हमारी कंट्री में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ये भी क्लॉज होते हैं। तो देखिए ये है कि देखिए, और वो ये रीजन इसका ये है कि वेस्ट ने बहुत हद तक, जब ये इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इनके यहाँ आए, उस समय वेस्ट ने सारी दुनिया को गुलाम बना रखा था, सबकी इकोनॉमिक कंडीशन खूब खराब हो चुकी थी। तो हम लोग उनसे किसी चीजों में बहुत पीछे पिछड़ गए। जैसे सॉफ्टवेयर है, इंडिया वेस्ट से सैकड़ों कदम आगे है। आप बिल गेट्स को पढ़े, मैं बिल गेट्स को सुनता हूं, दैट मैन इज अ विजनरी मैन। बिल गेट्स ने कहा कि उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी आधार जैसा कंसेप्ट नहीं देखा। इतने बड़े पैमाने पे
लोगों का आइरिस, फिंगर ट्रिप और उनको एक स्पेशल नंबर दे देना और उसको फिर बेनिफिट स्कीम से जोड़ देना, दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट अचीवमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड वन ऑफ द फाइनेस्ट अचीवमेंट अगेंस्ट द करप्शन, वॉर अगेंस्ट करप्शन। कि आपने 100 रुपए देते थे इंडिया का पार्लियामेंट, तो वो ज्यादा नीचे पहुंचते पहुंचते वो 10 रुपए बन जाता था। अब वो 100 देते हैं तो 100 पहुंचता है। तो आप टेक्नोलॉजी का तो दैट्स अ टेक्नोलॉजी मार्वल, ठीक है ना। आपने जो लीकेजेस थे उसको बंद कर दिए। तो पॉइंट ये है कि जो हमारे यहाँ पे जो हो रहा है वो लोगों के वेलफेयर के लिए होता है। आपके यहाँ पे लोग मैटर नहीं करते। आप एक आइडियोलॉजिकल स्टेट है, आप एक नॉर्मल एवरेज स्टेट नहीं है जिसका कोई वो नहीं, भाई हमारी एक हिस्ट्री है, हेरिटेज है, कल्चर, हम उसको प्रिजर्व करना चाहते हैं। ना ना ना, आप हेरिटेज कल्चर को नहीं प्रिजर्व करना, आप एक आइडियोलॉजी को प्रिजर्व करना चाहते हो। और उस आइडियोलॉजी को, जैसे हम जब हेरिटेज को प्रिवेज करते हैं, कुछ लोग हमारे हेरिटेज को नहीं मानते, तो कोई बात नहीं माने, हम उनके ऊपर कोई जोर नहीं देते। आपको फ्रीडम है, आप मत मानो। लेकिन आप क्या है कि चूंकि आप आइडियोलॉजिकल स्टेट है, तो आपके जो भी उस आइडियोलॉजी के अगेंस्ट में जाएगा वो गायब हो जाएगा। आइडियोलॉजी इज इंपॉर्टेंट, ह्यूमन इज नॉट इंपॉर्टेंट। हमने क्या किया कि हेरिटेज और ट्रेडिशन के साथ हमने जब इसको नया रिपब्लिक बना दिया, तो हमने कहा हेरिटेज और ट्रेडिशन तो इंपॉर्टेंट है ही है, मगर इंडिविजुअल भी इंपॉर्टेंट है। तो अब मान लीजिए एक इंडिविजुअल है, वो कहता है कि हम नहीं मानते हैं ये इंडियन हेरिटेज को, ठीक है, आपकी मर्जी, मगर आप इंपॉर्टेंट हो हमारे ही तरह, आप भी इक्वल सिटीजन हो, कोई हम फोर्स नहीं कर रहे हैं, आपकी इच्छा ना मानो, आपकी मर्जी। किसी के दिमाग पे कंट्रोल थोड़े हम कर सकते हैं यार। दिमाग पे कंट्रोल करने का एक ही आदमी है, एक ही तरीका है, जिसको इंक्विजिशंस कहते थे, कि वो मन में कुछ भी सोचा है उसको इतना डरा के रखो कि वो वही बोले जो आप सुनना चाहते हो। तो आपको लग रहा है वो दिमाग में भी वही रखा हुआ है। तो दिमाग और मुंह में बोलने को अलग अलग है ना। आप मुझे मुंह पे देखे कह, अरे अभिषेक भाई क्या हाल चाल है, मन में आपके चला यार खून पी रहा है तू। जब हम क्लास में जाते हैं तो बच्चे जो है, कई बच्चे क्लास में सुनते हैं, कई बच्चे अपनी जिंदगी में व्यस्त रहते हैं, उनके दिमाग में कुछ और चल रहा है, फिजिकली प्रेजेंट है, मेंटली नहीं प्रेजेंट है। तो दिक्कत यही है, आइडियोलॉजी स्टेट के साथ वो मेंटल कंट्रोल करना चाहते हैं, पर वो कर नहीं सकते, क्योंकि ऐसी दुनिया की कोई मशीन नहीं बनी। मेंटल कंट्रोल करने का एक ही तरीका है, फियर, डराओ, ताकि आदमी के दिमाग में जो चल रहा है उसको वो मैनिफेस्ट ना कर पाए, वो ना बोले जो सोच रहा है, बल्कि वो बोले जो वो सुनवाना चाहता है। आप समझ रहे हैं? तो ये आपके समाज की प्रॉब्लम है। तो फिर आपके समाज के जो पर्पस हैं वो बड़े अजीब हैं। आपका पाकिस्तान का स्टेट इंपॉर्टेंट नहीं है, पाकिस्तान की आइडियोलॉजी इंपॉर्टेंट है। अब उस आइडियोलॉजी का मतलब भी नहीं पता लोगों को। तो वो एक अजीब सी शक्तियों का आपके यहाँ पे वो हो गया है, जिनके कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट हैं, और सब ने पाकिस्तान की शरीर पे अपने दांत गड़ा दिए हैं, पंजे गड़ा दिए, कोई छोड़ना नहीं चाहता। इसका एक ही इलाज है, जनता को खड़ा होना पड़ेगा। बड़े बड़े उनको दहा दिए गए भाई। अगर हम उनकी फैज की भाषा में बोले, धर धर जब जमीन डोलेगी, ये तख्तो ताज उछाले जाएंगे, तब हम मरदूदे मसनद उस पे बैठाए जाएंगे। ये वही, आपको धर धर धड़काना पड़ेगा, नहीं तो फिर धर धर आप धड़किए। अभी तो हमें कोई इस तरह के हालात नजर नहीं आ रहे। देखे, जो पाकिस्तान की जो पार्टीज हैं, अभी चंद पार्टीज हैं, उनके अंदर भी तोड़ फोड़ का अमल जारी है। अभी हमारी स्टैब्लिशमेंट पहले वो साइड लाइन हुई थी, लेकिन दोबारा से हमें सियासत के अंदर वो इंटर नजर आ रही है। तो ये आपकी बात सही है कि जब तक हमारे अवाम के अंदर शऊर नहीं बेदार होगा, जब तक इनको अपने अच्छे बुरे की तमीज का नहीं पता चलेगा और अपने वोट का सही इस्तेमाल नहीं करेंगे, तब तक पाकिस्तान के हालात नहीं बदल सकते। नहीं, मैं सहमत नहीं हूँ आपसे। शऊर अच्छे बुरे का नहीं होता, हर आदमी का अच्छा बुरा अलग होता है। जो मुजफ्फर भाई के लिए अच्छा हो मेरे लिए भी अच्छा हो जरूरी नहीं है। मुजफ्फर भाई, जब जरूरत आन पड़ेगी, जब सर्वाइवल पे अटैक हो जाएगी, जब सबकी जरूरतें एक हो जाएंगी, आप शऊर सिखा करके आप लोगों को एम्पावर करेंगे, वो होगा सिर्फ और सिर्फ डेमोक्रेसी में, कि आप उनको बताएं कि तुम्हारे जीवन का पर्पस क्या है, तुम खुद डिसाइड करो। आपके यहाँ पे क्या है कि लोगों को मतलब नहीं है, लोगों को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि यहाँ किसका राज चलेगा, लोगों का या आइडियोलॉजी का। क्योंकि अभी तो आइडियोलॉजी के नाम पे उठा लिए जाते हैं, खत्म कर दिए जाते हैं, गायब हो जाते हैं। तो जब लोग त्रस्त हो जाएंगे, त्रस्त, प्रेशर कुकर में इतना प्रेशर जब दीजिए कि वो ब्लास्ट कर जाए। और मेरे ख्याल से जो आपके यहाँ पे जो बड़े बड़े लोग हैं, थिंकर्स, उनको ये पता है कि इससे ज्यादा प्रेशर वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे समाज के ऊपर, कि बेरोजगारी भी है,
और उनको तुम हर तरीके से बोलने मत दो, सुनने मत दो। इसका ये देखिए ना, ये प्रेशर काम कर रहा है। ये टीवी का बैन हटना सिर्फ 2-4 यूट्यूब पे आने, क्योंकि मेन टीवी तो कंसल्ट नहीं किया होगा और इंडियन टीवी ने हल्ला मचा दिया। ये प्रेशर आपका काम कर रहा है, वो जानते हैं कि कितना प्रेशर रखना है। लेकिन दिक्कत ये है कि कुछ प्रेशर उनके हाथ में है, कुछ प्रेशर नेचुरल है। जो नेचुरल प्रेशर उनके हाथ में नहीं है, वो एक दिन इतना डिस्प्रपोर्शनेट होगा कि वो ब्लास्ट करेगा, जैसे इन्फ्लेशन, पावर्टी, भूखमरी और आपका अंधाधुंध पॉपुलेशन। क्योंकि जनता जब भूख से मर रही होगी ना, तो फिर तो अभिषेक भाई, ये सारे प्रॉब्लम तो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हैं। इन्फ्लेशन भी है, गुर्बत भी है, अभी लोग भूखे भी मर रहे हैं जी। अभी उन तक नहीं पहुंचा जिन तक मैटर करना चाहिए। लोग इधर उधर जुगाड़ जुगुड़ करके काम चला ले रहे हैं, इधर चोरी करके उधर काम चला के तिकड़म लगा के ऐसे करके। वो तो इंसान है ना, इसमें पाकिस्तानी की बात नहीं है। इंसान अपने जीव सर्वाइवल का रास्ता, जब उसके सारे सर्वाइवल के रास्ते बंद हो जाएंगे तब उठेगा वो। चले, बहुत शुक्रिया अभिषेक भाई, आप आज बहुत ज्यादा बिजी थे, लेकिन आपको हमने मजबूर किया। कुछ टॉपिक ही ऐसे थे कि हमें आपकी जरूरत थी, आपकी राय की जरूरत थी, आपकी जो है बातों हमें जो है वो अपने जो देखने वाले उन तक पहुंचाने की जरूरत थी। तो आपने हमारे कहने पर इंटरव्यू दिया। आपका बहुत शुक्रिया शो में आने का, बहुत धन्यवाद। तो इसी के साथ दोस्तों हम इजाजत चाहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को आगे शेयर कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अभिषेक भाई हमसे रुखसत ले चुके हैं, उन्हें कोई काम था, तो हम भी आपसे इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिए।